नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और भारतीय संविधान की जो हमारी लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही है उसमें हम संविधान की प्रस्तावना अब डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे एक क्वेश्चन लगभग पॉलिटी से रिलेट करके पूछा जाता है, और ये हमारा इस सीरीज़ का 8वां लेक्चर है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हम एक नज़र पढ़ लेते हैं, बिल्कुल स्लोली मूड में। सबसे पहले क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखो, ये तो संविधान की प्रस्तावना, ये सभी को याद होनी चाहिए। इससे कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कई बार तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया, नाबार्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भारत की प्रस्तावना जो है भारत को एक डैश करके बनाती है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सीक्वेंस लिखना था। जबकि कई लोगों ने इसको गलत कर दिया था, लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। उसके बाद किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता किस प्रकार की है, प्रतिष्ठा की और अवसर की, यानी सभी को समान अवसर होंगे और सभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये समता से संबंधित फैक्ट है। उसके बाद क्या है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए होने वाली जो बंधुता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अंगीकृत का मतलब क्या होता है कि हम इसको अब मानेंगे। अधिनियमित का मतलब होता है कि हम इस संविधान को शक्ति देते हैं कि भाई हमारे ऊपर लागू हो, आत्मार्पित हो, यानी हम अपने ऊपर इसे लागू करते हैं। उसके बाद अब हम संविधान की प्रस्तावना के जो कुछ फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, ये आपको बताना है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र या आईडी किसने कहा है, तो ये कहा है हमारे N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला कौन थे, ये एक संविधान विशेषज्ञ थे। तो इनके द्वारा इसको कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का आईडी कार्ड है। ठीक है। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना को नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से भी रिलेट करके देखा जाता है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य प्रस्ताव था वह भी लगभग इसी की तरह का था। और संविधान की प्रस्तावना जो है ये संविधान के अधिकार का स्रोत किसे बताती है, तो भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है संविधान। अभी हमने डिस्कस किया था क्या कि जनता ने पावर किसको दी, संविधान को दी कि वह कैसे जनता को रेगुलेट करेगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रोविज़न क्या है, भारत की प्रकृति किस प्रकार की होगी, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था होगी। इन सबको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियो में। अभी केवल वर्ड्स पर फोकस कर लेते हैं। संविधान के उद्देश्य क्या क्या है, न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुत्व। जो हमने प्रस्तावना पढ़ी थी उसमें आपने ये वर्ड देखे होंगे, न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, इनको देखा था हमने। उसके बाद संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949, ये भी हमने प्रस्तावना में देखा। अब हम एक एक करके इन सभी वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश किसी अन्य देश पर निर्भर ना हो, यानी कह सकते हैं कि भाई अपने आप फैसले लेने में समर्थ हो। ठीक है। तो संप्रभुता जिसको अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं, सॉवरेनिटी शब्द का मतलब जानते होंगे आप। इस शब्द का आशय ये होता है कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है, जो अभी हमने डिस्कस किया, और ना ही इसके ऊपर कोई शक्ति है। यानी भाई अपनी विदेशी सीमा का अधिग्रहण और अपनी सीमा किसी देश के प्रति छोड़ भी सकता है बिना किसी विदेशी दबाव में। जैसा कि एग्जाम्पल एक आपके सामने है कि बांग्लादेश के साथ 2015 में क्या हुआ था, इनक्लेव चेंज किए गए थे, यानी कुछ ज़मीन भारत की बांग्लादेश को दी गई थी और कुछ ज़मीन बांग्लादेश को दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ था,
जिससे कि काफ़ी बार क्या हुआ था कि बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है वो काफ़ी हौच पौच थी, यानी इस टाइप से जिग जैग। तो उसको थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए इन इनकलाबों का आदान प्रदान किया गया था। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था, लेकिन इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। 1976 में इसको जोड़ा गया था कि समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है। समाजवादी शब्द का मतलब ये होता है कि सभी लोग समान रूप से हर चीज़ का उपभोग कर सकें। इसमें कहा जाता है कि इसका उद्देश्य होता है कि गरीबी और जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारे, जिनकी उपेक्षा हो जाती है, उन सभी को एक कहते नहीं एक ही रेखा में लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि सबका विकास हो सके। और सबका जो अभी टैगलाइन दी जाती है सरकार के द्वारा कि सबका साथ सबका विकास, वो समाजवादी विचारधारा पर ही आधारित टैगलाइन होती है। हालांकि जब एलपीजी रिफॉर्म आए थे हमारे देश में, कब आए थे? 1991 में आए थे एलपीजी रिफॉर्म। तब से ये कुछ विचारधारा जो है वो लचीली हुई है, क्योंकि एलपीजी के कारण क्या हुआ है? कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ा है, यानी कंपनियों की शक्तियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं लगातार, और समाजवादी प्रतुत्व जो है वो कम फीका पड़ता जा रहा है। उसके बाद अगला क्या है? अगला शब्द है हमारा धर्मनिरपेक्ष। इस शब्द को भी संविधान में अलग से जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो अभी हमने डिस्कस किया था। 1976 में हुआ था ये। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 में प्रस्तावना में। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन करते थे। इससे पहले क्या था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्णित नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 25 और 28 आपने पढ़े होंगे, 25 से 28 तक, जो कि विभिन्न प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता को ही दर्शाते थे। और इस धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब एक ये भी होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, और राज्य जो है सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द का मतलब क्या है कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता में निहित होगी। सर्वोच्च शक्ति किस में निहित होगी? जनता में निहित होगी। और लोकतंत्र का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है लोकतंत्र की। वैसे लोकतंत्र का मतलब यह भी होता है कि हर व्यक्ति को सत्ता में भागीदार होने का हक है, यानी जो भी व्यक्ति है, जैसे ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति केवल एक ही पूरी देश की सत्ता को अधिकृत करता हो। लोकतंत्र में होता क्या है कि सभी व्यक्ति जो हैं, सभी नागरिक, सभी व्यक्ति सत्ता में भाग लेने के हकदार होते हैं, यानी पार्टिसिपेट करने के हकदार होते हैं। और भारत में इसीलिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय प्रणाली अपनाई गई है लोकतंत्र की, जिसमें हमारा प्रधान जो है वो क्या चुना जाता है। अगला क्या है? गणतंत्र। गणतंत्र जो है वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही एक पार्ट हम समझ सकते हैं। गणतंत्र में क्या होता है कि जो प्रमुख होता है राष्ट्र का, वह चुना जाता है। जैसे हमारे क्या राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसको चुना जाता है चुनाव के द्वारा, ना कि किसी वंश के आधार पर। और राजशाही में क्या होता है? राजशाही में क्या होता है, जो राजा होते हैं उनकी वंशज जो हैं आगे अपने आप सम्राट बन जाते हैं। ठीक है, तो वंशज वाला प्रोग्राम जो होता है वो राजशाही कहलाता है, जबकि जिसका चुनाव होता है वह क्या कहलाता है? रिपब्लिक कहलाता है या गणतंत्र कहलाता है। उसके बाद अगला जो है छठा जो शब्द है हमारा न्याय। न्याय किस प्रकार की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय में क्या है कि सभी व्यक्ति जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और धर्म के आधार पर समान होंगे, यानी जो सोशल फैक्टर हैं उनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्या है? आर्थिक न्याय, यानी आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे इसको हम समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए जो है वो काफ़ी गरीब है, यानी इसके पास पैसे जो हैं वो क्या हैं? कम, और इसके पास क्या है? पैसे ज़्यादा है। बी जो है अमीर है। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों में सार्वजनिक स्थान पर कोई विभेद किया जाए या भेदभाव किया जाए। सभी व्यक्ति जो हैं, सभी आर्थिक स्थिति के आधार पर सबको समान माना जाएगा, लेकिन क्या होता है वास्तविकता इसके बिल्कुल परे होती है। ठीक है। उसके बाद राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय में ये होता है कि हर व्यक्ति को सभी राजनीतिक अधिकार जो हैं प्राप्त होंगे बिना किसी भेदभाव के। जहाँ इसमें क्या होता है, जैसे किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करना, वोट देने का अधिकार, लेकिन इसमें क्या वयस्क मताधिकार का
की शर्त जो है वो शामिल की जा सकती है 18 वर्ष वाली, उसके अतिरिक्त कोई अन्य शर्त इसमें शामिल नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्या है, जो एक मिनट कहाँ पे गए थे, ये हाँ, जो हमारे देश में संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दों को जोड़ा गया है। ये शब्द जोड़े गए हैं 1917 की रूसी क्रांति से। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1917 की रूसी क्रांति से इनको जोड़ा गया है। अगला क्या है, स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। रोक टोक का मतलब क्या होता है, कोई भी बाधा मतलब नहीं होगी किसी भी व्यक्ति के लिए, वह स्वतंत्र होगा पूर्ण रूप से। लेकिन जब किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर कोई आघात पहुंचता हो तो उसकी स्वतंत्रता को स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं क्या, मौलिक अधिकारों के द्वारा सभी को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है कि कोई सभी धर्म मान सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं लोगों के सामने। ठीक है, अगला क्या है, अगला ये हमारा समता। समता में क्या होता है कि समाज के किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी, यानी किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अमीर को अलग से, आपने देखा होगा कभी कभी कि अमीर लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश की अलग लाइन होती है ना, होती है वीआईपी कल्चर जो होता है। यानी वीआईपी कल्चर क्या करता है, समता को नीचे करता है, यानी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है जो वीआईपी कल्चर होता है। लेकिन हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा था कि समाज के किसी भी वर्ग को विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, सभी को समान माना जाएगा। इसके साथ साथ राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक समता की बात की गई थी हमारे संविधान में। अगला जो हमारा प्रोविज़न है नमा, बंधुत्व का क्या मतलब होता है। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना, जिसको फ्रेटर्निटी कहते हैं। और संविधान का जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, यह भाईचारे को प्रमोट करता है। क्योंकि देखो, अगर सभी राज्यों में अलग अलग नागरिकता होती तो क्या ये लिंक आपस में स्थापित हो पाता, नहीं हो पाता ना। तो इसी प्रकार हमने ये देखा कि एकल नागरिकता के प्रावधान ने हमारे देश को बंधुत्व की भावना में बांध दिया और सभी राज्य जो हैं आपस में कोऑर्डिनेटिंग रूप में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद एकता और अखंडता। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, आपने देखा होगा, ठीक है, कई बार सुना भी होगा, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ क्या बात हुई है, यूनियन ऑफ स्टेट की बात हुई है। इसका मतलब यह है कि भारत जो है सभी राज्यों से मिलकर बना है। ठीक, दूसरी चीज़ कि अखंडता शब्द का क्या मतलब है, लेकिन किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं। जैसे मान लीजिए ये कई राज्य हैं और इनको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसीलिए इस शब्द को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता। उसके बाद बस इतने ही थे जो शब्द संविधान की प्रस्तावना में इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हमने देखा। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और इन वर्ड्स के बारे में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पॉलिटी का ये हमारा 8वां लेक्चर था, जल्द ही नवा लेक्चर आने वाला है, तो प्लीज़ बी कंटिन्यू, बी वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।